बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, होप you all are doing great और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और आप सबको मेरी और आमिर की तरफ से माह बरकतों वाला महीना माह रमज़ान आप सबको मुबारक हो। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, उसी सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ते हुए आज हम जिस जगह पे बात करेंगे और जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है इंट्रोडक्शन। मेरे साथ फिर मेरे होस्ट हैं आमिर शरीफ। आमिर, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर कैसे हैं? खैरियत से हैं? रमजान मुबारक आपको। आपको भी सर बहुत मुबारक हो और हमारे देखने वाले को भी रमजान मुबारक बहुत ज्यादा हो। थैंक यू आमिर भाई, थैंक अच्छा यू। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था, वो जी जी ये आमिर कि भाई। मैंने आपसे पूछे बगैर आपने जो पेपर मैंने कंटिन्यू किया हुआ था लिखने के लिए, उसका इंट्रोडक्शन लिखा था। वेरी गुड, लेकिन जब बड़ी अच्छी मैंने बात। अपने इंट्रोडक्शन को पढ़ा तो मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसमें मुझे पढ़ने के बाद उसमें मुझे कुछ सीक्वेंस नज़र नहीं आया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए। इस लिहाज से काफ़ी कन्फ्यूजन थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस हवाले से डिस्कस करता हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा गाइड करें कि इंट्रोडक्शन लिखना कैसे चाहिए, इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। जरूर आमिर भाई, जरूर। एक तो पहले बड़ी अच्छी बात है कि आपने खुद से एफर्ट किया और आपने लिखना शुरू कर दिया। याद रखिए, इंट्रोडक्शन जितनी दफा आप लिखेंगे उतनी दफा बेहतर होगा। और एक अच्छा इंट्रोडक्शन, और जो आप ये पब्लिश पेपर देखते हैं उनका इंट्रोडक्शन, आपको पता है कि वो कितनी दफा लिखते हैं? कम से कम भी वो 7-8 दफा जाके वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जब आप 9वीं या 10वीं दफा लिखने लगेंगे, 10th या 11th टाइम, तो तब आपका इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा। तो अभी इट्स यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रोप्स, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। आप हर स्टेप के बाद आप जब पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन बेहतर होगा। आपने पहली अटेम्प्ट कर ली है, स्टार्ट काउंटिंग। जब ये 10वां नंबर आएगा तब आपका इंट्रोडक्शन ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, याद रखिए इसके नीचे मैंने एक कोटेशन लिखी है, फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज मैटर्स। इंट्रोडक्शन इज जस्ट लाइक द फर्स्ट इंप्रेशन। और एक पेपर में पढ़ रहा था, अगर उस पेपर में उसने लिखा था कि अगर आपने अपना पेपर सबमिट करा दिया है तो, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है काम, और इंट्रोडक्शन रिव्यूअर जो है ना, वो इंट्रोडक्शन से काम स्टार्ट करता है। और इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके पेपर का इंप्रेशन बिल्ड कर पाए इन द माइंड ऑफ रिव्यूअर्स, बिकॉज इन रिसर्च यू डू नॉट हैव एनी सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। आपके पास एक ही चांस होता है कि आप पहला इंप्रेशन बनाएं। तो जब तक बॉल आपके कोर्ट में है तो आप रिवाइज करें, रीराइट करें, रिवाइज करें, रीराइट करें। लेकिन जब आपने सबमिट करा दिया, फिर आपके पास दोबारा एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का चांस नहीं होगा। जैसा कि आमिर ने कहा, इंट्रोडक्शन आज उसके बारे में बात करेंगे। ये लेटेस्ट पेपर है, टेलर 2020 का, ये एडिटोरियल है उसका, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पेपर इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस up front if they capture the reader's attention to make a strong case for why the paper is important right up front. इसके चांस बन जाते हैं, लेकिन ये चांस कैसे बनते हैं? ये चांस जो ये सारा कुछ बनता है कि उसके चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं जब वो पहली दफा राइट अप फ्रंट में बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ द पेपर। तो वो कौन सी जगह है जहां पे पेपर की इंपॉर्टेंस का पता चलता है? वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टेल्स अ कंपेलिंग स्टोरी, और वो स्टोरी जब आप कंपेलिंग स्टोरी बताते हैं तो दैट इंप्रूव द चांस ऑफ सक्सेस। याद रखिए, फॉर अ पेपर, फॉर अ साइंटिफिक पेपर, फॉर अ रिसर्चर, सक्सेस यही है कि उसके पास एक एक्सेप्टेंस लेटर आ जाए फ्रॉम हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, ताकि उसको पता चल जाए। तो वो जर्नल कैसे पेपर सबमिट होता है, इंट्रोडक्शन क्या करता है, आज जो हमारी स्टोरी की जो डिस्कशन है हम ये उसके बारे में बताएंगे कि एक इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है, व्हाई इंट्रोडक्शन इज टू इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर हम उसकी बातें करेंगे। फिर हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देन आई विल डिस्कस सम एग्जांपल्स के जिनके बारे में आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ, इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ करता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है बिकॉज इंट्रोडक्शन हाईलाइट करता है पूरे मैन्युस्क्रिप्ट को ऊपर। और इंट्रोडक्शन आप मुझसे पूछें तो इट्स एक्ट लाइक अ फुलक्रम, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बेस पे तय होता है कि पूरा इंट्रोडक्शन कैसे, पूरा पेपर कैसे मूव होगा, ठीक है। जितना अच्छा आपका इंट्रोडक्शन होगा उतना अच्छा आप इम्पैक्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप हाईलाइट करते हैं द पर्पस ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। जो आपने 30, 35, 25 जितने भी पेजेस का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, वो पहले 3-4 सफे जो इंट्रोडक्शन के होते हैं वहां पे ही वो कंपेल करता है रीडर्स को। सेकेंडली, इंट्रोडक्शन कन्विंस करता है रीडर को
कि यार ये जो रिसर्च मैंने की है इसकी जस्टिफिकेशन है, ये इस रिसर्च को करने की जरूरत थी। ये कैसे पता चलेगा? और जब रीडर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, रीडर कन्विंस होगा आगे पढ़ने के लिए, रीडर कन्विंस होगा कि आपकी रिसर्च एक इम्पोर्टेंट है। वो रीडर, याद रखिए, वो रीडर से मुराद ऑडियंस बिल्कुल नहीं है। वो रीडर से मुराद आपकी ऑडियंस भी हो सकती है, आपका एडिटर भी रीडर ही है, वो आपका रिव्यूअर भी रीडर ही है। तो जब तक ये 3-4 लोग कन्विंस नहीं होंगे कि आपका पेपर वर्थवाइल है, तो तब तक आगे काम नहीं चलेगा। तो इंट्रोडक्शन हाइलाइट्स द पर्पस ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। इंट्रोडक्शन कन्विंस द रीडर कि इसको पढ़ना, इसकी जस्टिफिकेशन देना कि हाँ ये जरूरी है। एंड इंट्रोडक्शन इज अ फ्रेमवर्क। जैसे आप देखिए, एक अच्छा आमिर भाई, एक अच्छा मुसन्निफ जो है, या एक अच्छा जो तस्वीर निगार है, जिसको क्या कहते हैं, जो तस्वीर खींचता है, एक अच्छा कैमरा इतना अच्छा होता है, वो पिक्चर खींचने वाला इतना अच्छा होता है, या जो फ्रेमवर्क है या जिस फ्रेम वो पिक्चर खींचता है वो इतनी अच्छी होती है। एक पिक्चर आप भी खींचेंगे, एक पिक्चर मैं भी खींचूंगा, डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जिस फ्रेम में हमने जाके पिक्चर को खींचा है। तो इंट्रोडक्शन ऐसा ही है, वो फ्रेमवर्क बताता है, एक फ्रेम करता है, ठीक है, जिसके अंदर एक पिक्चर को एक फ्रेम में लेके आता है। दैट शेप्स हाउ रिव्यूअर्स रीड अ मैन्युस्क्रिप्ट ड्यूरिंग द रिव्यू प्रोसेस, ठीक है। वो उस देखिए, एक पिक्चर जो है ना, वो एक फ्रेम के अंदर हुआ करती है। तो इस तरह इंट्रोडक्शन भी एक फ्रेम बना के देता है पूरे रिव्यूअर को कि वो मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे पढ़ेगा, पूरे मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे पढ़ेगा। और इम्पोर्टेंटली, इंट्रोडक्शन ही वो जगह है जो रीडर को रीजंस देती है किस चीज के, रेकमेंड अच्छा रिवीजन। शेख भाई, मैं जो आपके इस 3 पॉइंट से समझा हूँ, यहाँ मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। जैसे आपने एक पिक्चर की एग्जांपल दी है कि 2 डिफरेंट लोग पिक्चर बनते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस कहाँ आएगा? फ्रेमवर्क। अब जो फ्रेमवर्क होगा, क्या मैं अपनी अज्यूम किए हुए वर्ल्ड के साथ लिख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट चाहिए होती है किसी थ्योरी की, या अपने वर्ल्ड के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करके एक अच्छा सा फ्रेमवर्क जो अपने वर्ल्ड का फोन करके बना सकता हूँ? आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इंट्रोडक्शन में रेफरेंस दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं? यस, क्या मेरे डेफिनेटली। अपने अल्फाज होंगे या मुझे कहीं से सपोर्ट लेनी होगी ये थ्योरी एक की उसको? मिसकंसेप्शन है आमिर भाई, कि इंट्रोडक्शन जो है ना, हम अपने अल्फाज में लिखते हैं। अभी मैं आपसे पेपर शेयर करूंगा, पहली लाइन से लोग रेफरेंस के साथ काम स्टार्ट करते हैं। इट्स अ साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ पे आपको रेफरेंस के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप पास्ट लिटरेचर से, पास्ट स्टडी से आप रेफरेंस लेके, उनकी सपोर्ट लेके अपनी स्टोरी को बिल्ड करेंगे, ठीक है। आप पीछे की रेफरेंस और पीछे की स्टोरी, पीछे की थ्योरी के साथ अपना अपना फ्रेमवर्क बिल्ड करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, मतलब एक पिक्चर बनाने वाला और एक पिक्चर देखने वाला, वो एक फ्रेमवर्क में कैसे आएंगे? जब वो पिक्चर एक फ्रेमवर्क में होगी, एक बाउंड्री के अंदर होगी। तो इसलिए ये जो इंट्रोडक्शन है, ये बाउंड्री क्रिएट करता है रिव्यूअर को, कि वो उस पैरामीटर के अंदर वो उस पूरे मैन्युस्क्रिप्ट को जज करेगा कि ये इस पूरे मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर है क्या, ठीक है। और यही इंट्रोडक्शन है जो लॉजिक देता है, जो रीजंस देता है रिव्यूअर को फॉर द रिकमेंडेशन, रिवीजन दे के एक्सेप्ट कर ले पेपर, या रिजेक्शन के लिए रीजंस दे दे, ठीक है। आपका पेपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट इस इंट्रोडक्शन की बेस पे हो चुका होता है, ठीक हो गया। इसके सेकेंडली, टू गेट द एक्सेप्टेंस लेटर, इट इज अ क्रिटिकल दैट द रिव्यूअर एंड ऑथर हैव अ कंसिस्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक बड़ा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर, वो जो आपको उसकी फील आती है ना, एक जो आपको एक एकेडमिशियन है, एक रिसर्चर है, उसके लिए बड़ी सक्सेस होती है जब उसको एक एक्सेप्टेंस की ईमेल आती है कि कंग्रेचुलेशंस, योर पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड। उस ईमेल के लिए, उस एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि जिस एंगल से आप सोच रहे हैं, जिस एंगल में रिव्यूअर है, आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आए। अगर दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ That is रेफरेंस के my अंदर नहीं होंगे। point. मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या मुझे अपनी ऑडियंस को उस फ्रेमवर्क में लाना है जो मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल ताकि वो एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर देखिए, अगर आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको इंट्रोडक्शन ही ला के देगा, ठीक है, कि आप ये किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक वेरिएबल है इंप्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है। आप उसको एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं, आप उसको आईवी स्टडी कर रहे हैं, आप उसको मीडिएटर स्टडी कर रहे हैं, आप उसको मॉडरेटर स्टडी कर रहे हैं। ये आपने कहाँ पे तय करना है? जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं कि मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे फिनोमिना को किस तरह लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपका रिव्यूअर, आपका रीडर और ऑथर एक ही जगह पे, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आके सोचेंगे ना, मतलब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इर्द गिर्द सोचने लग जाएंगे,
तो तब चांसेस बढ़ जाते हैं पेपर एक्सेप्ट के। अगर फॉर एग्जांपल मैंने पेपर जो इंट्रोडक्शन लिखा है उसमें मैं अपना फ्रेमवर्क ही बिल्ड नहीं कर पाया, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बिल्ड नहीं कर पाया, तो रिव्यूअर तो ही कैन थिंक एनीवेज ना, मतलब किसी भी साइड पे आइदर एनीवे वो सोच सकता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। लेकिन मैं जिस पॉइंट से सोच रहा हूँ, ये मैं आपको एक कोटेशन बताता हूँ, इस बात का जवाब भी आपको मिल जाएगा। दिस इज नॉट व्हाट वी मेंट। ये एक बड़ी जबरदस्त कोटेशन है, ये मैंने एक पेपर है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, उस पेपर से कोटेशन उठाई है कि एक रिव्यूअर ने पेपर रिव्यू करके दिया और जब उसका रिस्पॉन्ड किया जो ऑथर था उसने कहा दिस इज नॉट व्हाट वी मेंट। इसका मतलब क्या है कि मतलब वो जो बात वो बताना चाह रहा था राइटर, वो रिव्यूअर को नहीं समझ आ रही थी, ठीक है। तो फिर उसने ये बताया कि ये मेरा मतलब नहीं था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंट्रोडक्शन को इतना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएं, उस फ्रेमवर्क में लेके आए, ताकि रिव्यूअर भी उसी फ्रेमवर्क से सोचे कि आपका क्या मतलब है इस बात को लेके, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्ड होता है कि रिस्पॉन्स आप देते हैं दिस इज नॉट व्हाट वी मेंट। तो इसका जवाब देने के लिए आपको पहले ही अपने इंट्रोडक्शन को बड़े क्रिटिकली देखना पड़ेगा। तो ये हो अच्छा, गया एक और मेरा इंपॉर्टेंस यहाँ ऑफ पे भाई इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, क्या मैं इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ कैची वर्ड्स या इडियम्स लिख सकता हूँ, या मुझे एकेडमिक लैंग्वेज का खास ख्याल रखना होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे अमेरिकन इडियम भी यूज करते हैं। क्या हम इंट्रोडक्शन या देखिए पेपर के बात अंदर इस यह है तरह के कि वर्ड वो यूज कर इडियम सकते जो हैं? है, वो जो इडियम आप जिसकी बात करें, अगर वो तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो फिर तो आप लिख लें, मतलब सबको पता है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता, फॉर एग्जांपल मुझे उस इडियम का पता ही नहीं है, तो फिर वो रिव्यूअर तो उस तरह नहीं सोचेगा या रीडर उस तरह नहीं सोचेगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि वो जो आप पूरे रिसर्च पेपर में जिस लेवल पे हम हैं, हमें चाहिए कि हम जो ना साइंटिफिक लैंग्वेज और लिटरेचर को यूज करते फिर, मतलब अगर जी, हम इस तरह की चीजों पे जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, ठीक हो, और यूज मेरा ख्याल है कि नहीं यूज करें, ठीक हो। ठीक है। अब ये जो बात बताई है मैंने आपको कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन, तो असल आप सवाल ये आता है कि हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, ऐसा क्या हो कि हम उस अपने रीडर को उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेके आए, उसी फ्रेमवर्क में लेके आए जिस तरफ से हम सोचना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरफ से राइटर सोच रहा है उसी तरह रीडर भी उसको सोचे। तो उसके लिए आपको मैं कुछ थीम्स बता रहा हूँ कि अगर आप इन थीम्स को फॉलो कर लेंगे तो देयर इज अ चांस कि आप एक ही जगह पे होंगे। लेकिन लाजमी नहीं है कि जिस थीम को मैं अभी बता रहा हूँ तो हर आप जिस पेपर को उठाएं तो उसी थीम में लिखा हो, इसी सीक्वेंस में लिखा हो। सीक्वेंस थीम का चेंज हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो दो थीम्स को मर्ज करके भी लिख लेते हैं। लेकिन जिस स्टेज पे बिगिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग इस थीम को फॉलो करें, इन थीम्स के ऊपर चलें, इस आउटलाइन को फॉलो करेंगे, तो देयर इज अ चांसेस कि हम एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे। सबसे पहली जो थीम जो है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि आप सबसे पहले इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बताएं अपने की या फोकल वेरिएबल की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट सक्सेस के ऊपर आमिर भाई काम कर रहे हैं, तो आप पहले प्रोजेक्ट सक्सेस के बारे में लोगों को बताएं कि व्हाट इज प्रोजेक्ट सक्सेस, ठीक है। तो उसके ऊपर से बात करें। फिर उसके बाद आप बताएं कि व्हाट डू वी नो एज एन ऑडियंस, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी, कि हमें क्या पता है। ये तो नहीं है कि आपने ऑल एक दिन उठे और आपने ही बात करना शुरू कर दी। ऑफ कोर्स देयर इज अ लिटरेचर जो एग्जिस्ट करता है, वो हमें उसके बारे में क्या बताता है। तो व्हाट डू वी नो, ठीक है। हम इस पूरे यानी कि इसके ऊपर जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसके जरिए बताऊंगा कि हम क्या जानते हैं। हाँ, ठीक है, ऑलरेडी क्या काम। आप देखिए सिग्निफिकेंस जब आपने बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबल तब भी आपने रेफरेंस के साथ बताना है। जब आप ये बताएंगे व्हाट डू वी नीड नो, हम क्या जानते हैं उस बारे में, वो भी आपने रेफरेंस के साथ बताना है। कि व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन, कि ऑलरेडी क्या काम हो चुका है, वो भी आपने रेफरेंस के साथ बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि व्हाट डोंट वी नो, हम क्या नहीं जानते, हमें क्या नहीं पता, ठीक है। व्हाट इज रिसर्च गैप, हम व्हाट इज मिसिंग, व्हाट वी ऑलरेडी नो एंड व्हाट इज मिसिंग, उसके बारे में भी हमें बताना है। व्हाट वी डू नॉट नो, वो भी हमें बताना है। जी आमिर भाई, जिससे हम बात कर रहे थे कि व्हाट डू वी नो, कि आप उस लिटरेचर उस वेरिएबल के बारे में रिसर्च ऑलरेडी कहां तक पहुंच चुकी है। मैंने आपको ये बताया था कि रिसर्च इज जस्ट लाइक अ रिले रेस, यू हैव टू स्टार्ट वेयर द लास्ट वन एंड्स। तो आपको आखिरी बंदे के बारे में बताना है कि यार ये रिसर्च जो इस वेरिएबल के ऊपर ये यहां तक आ चुकी हुई है, हमें इस रिसर्च के बारे में ये कुछ पता है।
और व्हाट डू नॉट वी नो, हम क्या नहीं जानते उस रिसर्च के बारे में, व्हाट इज मिसिंग, व्हाट इज शॉर्ट कमिंग, व्हाट इज द लुकोना, रिसर्च के अंदर क्या लुकोना एग्जिस्ट करता है, व्हाट इज प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम है, वो क्या चीज है, किस क्या गैप एग्जिस्ट करता है, वो भी आपने लिटरेचर के साथ सपोर्ट करते हुए बताना है। और खाली गैप बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि सो व्हाट। अब आपने गैप तो बता दिया कि जी ये मेरा गैप है, लेकिन अच्छा, ये शुएब भाई, जो हमारा गैप होता है बेसिकली ये क्या वो जो फ्यूचर रिकमेंडेशंस होती हैं उसका रेफरेंस लेना है या लिटरेचर से भी कहीं से ले सकते हैं? आमिर भाई ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की। मतलब ये हमने एक मतलब एक ट्रेंड फॉलो करने लगे हैं, जिसका मतलब शायद कोई कायल हो उसके, लेकिन मतलब इसके ऊपर मतलब ये एक ग्रे एरिया, इस बारे में क्या बात की जाए। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप खाली जो है मतलब फ्यूचर किसी की फ्यूचर डायरेक्शन ले लें और आप कहें जी फलाने रिसर्चर ने 2020 वाले आदमी ने ये कहा है कि जी ये वेरिएबल आपने टास्क इंटरडिपेंडेंस, इस वेरिएबल इस रिलेशनशिप में एज अ मॉडरेटर लेके आए, ये अभी तक नहीं आया, तो अब आपने उसका रेफरेंस दिया, आपने कहा जी दिस इज मिसिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपना आर्गुमेंट बिल्ड करने के लिए उसका रेफरेंस दे सकता हूँ जो उसने आप फ्यूचर उसको रिसर्च पे देखिए, दिया आप था। उसको एडिशनल आपको उसको पॉइंट मिल जाएगा कि आप उसका अच्छा, रेफरेंस दे दें, ठीक है ना। ठीक लेकिन ठीक ऐसा नहीं है कि ठीक आप खाली पास्ट स्टडीज के ऊपर, जो लेटेस्ट पास्ट स्टडीज हैं उसके ऊपर अपना रेफरेंस देंगे, आप थ्योरी के बेस पे भी मॉडल डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप खाली फ्यूचर डायरेक्शन के ऊपर ही बात करें, आप थ्योरी के ऊपर भी बात डेवलप कर सकते हैं। आप लिटरेचर पढ़ते हुए आपको कोई कनेक्शन मिस हुआ, आप वहां पे भी बात कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जो आपको गैप नजर आया इन द इन द टर्म्स ऑफ, यानी कि मैं मतलब रिसर्च क्यों कर रहा हूँ ये यहाँ मैंने बताना है। नहीं, ये आपने बताना है कि क्या मिस है। अच्छा, इसके क्या बाद मिस आप है? उसको, ठीक। वो जो मिस है उसको, मिस हम्म। को क्या मतलब, उस मिस होने से क्या हो जाएगा, सो अच्छा। व्हाट डू वी नो। ठीक। हमें गैप, देखिए लोग कहते हैं गैप नहीं आइडेंटिफाई होता, गैप आइडेंटिफाई बड़ी आसानी से हो जाता है। असल में आप इस बात का जवाब नहीं दे पाते सो व्हाट, जब तक आप सो व्हाट का जवाब नहीं दे रहे ना कि जो गैप मिस है उसको आपने एड्रेस करना है, इससे क्यों एड्रेस करना है, जब तक आप सो व्हाट का जवाब नहीं दे पाएंगे तब तक आप रिव्यूअर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि ये वर्थ डूइंग है, आप रीडर को भी कंपेल नहीं कर पाएंगे कि इसको पढ़ना जरूरी है। तो गैप ऑलरेडी क्या हम जानते हैं और क्या मिस है, और जिस मिस को हम एड्रेस करना जा रहे हैं, जो लुकोना हम एड्रेस करना जा रहे हैं, जो हम शॉर्ट कमिंग को फिल करना जा रहे हैं, जो हम फिल इन द ब्लैंक्स को पूर करना जा रहे हैं, उसको क्यों, सो व्हाट, उसको करने से क्या हो जाएगा। मतलब देखिए, अच्छा। एवरी गैप इज नॉट टू बी फिल्ड, हर गैप फिल होने के लिए नहीं होता, कुछ गैप रहने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ आमिर भाई, एक में ये मैं आपको जो रेफरेंस दे रहा हूँ, ये एएमजे की सीरीज है, बम्पर टू बम्पर सीरीज, उसमें सेटिंग द हुक के अंदर ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह की लाइनें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि जी मतलब किसी मैनेजर का शू साइज उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन के बीच में किसी ने नहीं देखा, तो क्या ये शू साइज देखना जरूरी भी है कि नहीं, सो व्हाट, अगर नहीं देखा तो क्या हुआ, ठीक है। तो उस गैप को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, उस शॉर्ट कमिंग को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, उस सो वर्ड का आंसर भी देना। और आखिरी थीम में फिर आप अपने पर्पस, एम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी को भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका पर्पस क्या है, आपकी एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है, मतलब वो जो आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखा था ना, मतलब आपका रिसर्च क्वेश्चन भी यहाँ पे आ जाता है कि सो वर्ड के बाद जो आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखा था पर्पस ऑफ द स्टडी, उसको अब आपने दोबारा यहाँ पे लिखना है, लेकिन उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, उसको रिफ्रेज करके दोबारा आपने लिखना है पर्पस ऑफ द स्टडी। कि देखिए अब इसको इस तरह चलते हैं, सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रीन वॉशिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप मतलब आप प्रोजेक्ट सक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट सक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप ये बताएंगे कि प्रोजेक्ट सक्सेस एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, इसके ऊपर जो है ना, इसकी वजह से आप ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मूव हो चुकी हैं, और प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह करते हुए प्रोजेक्ट सक्सेस इज इंपॉर्टेंट। फिर आपने बताना है कि ऑलरेडी क्या क्या काम हो चुका है, व्हाट डू वी नो, इसके बारे में क्या काम हो चुका है, जिसके बारे में ये काम हो चुका है, हमने प्रोजेक्ट मैनेजर की कॉम्पिटेंस और ये सारा कुछ हमने देख चुके हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है, और ये सारा कुछ ये काम हो रहा है, ठीक है। वट वी डोंट नो, वट डू नॉट वी नो, वो क्या है कि हमने उसमें कोई एक, फॉर एग्जाम्पल आपने आइडेंटिफाई किया कि जी एक लीडरशिप स्टाइल है वो अभी तक नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल परफेक्शनिस्ट लीडरशिप, ठीक है, वो अभी तक किसी ने नहीं किया।
अब आपने प्रोफेशनल लीडरशिप जो मिस है उसको आइडेंटिफाई करने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको सो व्हाट में एड्रेस करना है। उसके बाद आपने ठीक पर्पस, एम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी बताना है कि इन दिस स्टडी हम ये काम कर रहे हैं। ठीक ठीक हो गया। ठीक। मतलब ये जिसके बारे में मैं गैप कर रहा हूँ ना कि बार बार गैप इज नॉट दैट सिंपल कि जिसको हम कहते हैं कि जैसे हमें क्या पता चल गया कि जी एक मुझे 2020 का पेपर मिल गया, उसने कहा कि जी अगला आने वाला रिसर्चर ये काम कर दे, ठीक है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग जिसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन खाली ये जस्टिफिकेशन दे देना कि ये गैप है, इट्स नॉट दैट सिंपल। आपको बड़ा लॉजिकली, आपको थ्योरी के साथ भी चलना पड़ता है, ठीक है ना। Just because gap exists does not necessarily make the study interesting or worthwhile. ठीक है। अच्छा, अगर गैप एग्जिस्ट करता है इसका ये मतलब नहीं है कि आप उठ के काम करना शुरू कर लेंगे। आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो गैप है ये किस किस्म की, जो उसको आपने ये गैप किया है, ये जो एनी गैप आप समझते हैं कि गैप है, मे हिंडर प्रोग्रेस इन द फील्ड, ये कैसे रुकावट बन रहा है एक फील्ड के अंदर, ये कैसे हिंड्रेंस कर रहा है, उसको भी आपने बताना है कि ये जो गैप है ये हिंडर कैसे कर रहा है। यू आल्सो नीड टू आर्ग्यू व्हाई दिस गैप इन नॉलेज और शॉर्टकमिंग अबाउट प्रीवियस स्टडीज इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट गैप है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी लॉजिक देना, व्हाई, रैशनल, सो व्हाट को बताना। जब तक स्टडी सो व्हाट नहीं बता पाएंगी तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। Just because some research has not been carried out before, ये जो आप वाली बात है ना कि मतलब किसी ने ये काम नहीं किया, हम बड़ी जबरदस्त क्लेम करते हैं कि अब टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज किसी ने ये काम नहीं किया, दिस स्टडी इज द फर्स्ट वन जो ये काम करना चाह रही है। this is no justification for undertaking that research now, कि अगर पिछले किसी अरसे ने किसी ने काम नहीं किया तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि मुझे अब काम करने देना चाहिए, ठीक है। ठीक। तो गैप को बड़े क्रिटिकली आप ये इसके ऊपर याद रखिए। मतलब इसके ये जो तीन हिस्से हैं ना, मतलब ये व्हाट डू वी नो एंड व्हाट डू नॉट वी नो और सो व्हाट, इन तीनों चीजों के ऊपर ना आपको बड़ा अच्छा खासा इम्पैक्टफुल लिटरेचर लिखना पड़ेगा, बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। और इन सब से ज्यादा आप मुझे कहना कि शोएब भाई सबसे इम्पोर्टेंट थीम कौन सी है, वो है सो व्हाट की। ठीक। आप ये भी बता सकते हैं कि आपका वेरिएबल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंस भी आप पास्ट स्टडीज को पढ़ के बता सकते हैं। व्हाट डू वी नो वो भी बड़ी आसानी से पता चल जाता है। व्हाट इज मिसिंग ये भी पता चल जाता है। लोग कहते हैं गैप नहीं मिलता, गैप सबसे आसानी से मिल जाता है अगर आप थोड़ा सा विजिलेंट होके पढ़ें, थोड़ा सा आप जो है ना वो डीप डाउन एनालिसिस करें, आपको गैप मिल जाते हैं। लेकिन उसकी स्टडी सो व्हाट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी लेटेस्ट वेरिएबल उठाएं, मतलब कोई भी मतलब एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट का पेपर पढ़ें, एकेडमी ऑफ मार्केटिंग का पेपर पढ़ें, आप साइकोलॉजी के पेपर पढ़ें, लेटेस्ट अच्छे जर्नल के पेपर पढ़ें, उनमें जो लेटेस्ट वेरिएबल कॉइन हुए होते हैं ना, मतलब आप जो बिल्कुल लेटेस्ट वेरिएबल आए होते हैं उनको आप उठा के काम करें तो वो गैप ही गैप होता है उनके अंदर। लेकिन उस गैप को आप जिस तरह आप फिल करेंगे वो आपने बताना है कि यार इस गैप को एड्रेस करने का क्या फायदा है, सो व्हाट, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपको इल्हाम हुआ और आपने अब काम करना शुरू कर दिया। इतने ज्यादा रिसर्चर, जो इतने ज्यादा अथॉरिटेटिव रिसर्चर हैं जिनकी अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड है, अगर उन्होंने उस गैप को नहीं किया तो कुछ रीजन होगी, नहीं किया। तो जब तक आप ये सो व्हाट का जवाब नहीं दे पाएंगे तब तक आप इतने आसानी से कन्विंस नहीं कर पाएंगे। क्या हम सो व्हाट के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो फकीयत है वो भी बता सकते हैं, या सिर्फ बताना है कि सो व्हाट या इसकी इम्प्लीमेंटेशन वैल्यूज क्या है वो भी उसकी बता से आप बताएंगे, डेफिनेटली आप बताएंगे कि इसको इस गैप को ना एड्रेस किया करना, इस जो गैप है इसकी शॉर्ट कमिंग, इस नॉलेज के अंदर जो लिमिटेशन है इसके क्या क्या नुकसान है और इसको एड्रेस करने से क्या क्या फायदे होंगे, ये भी तो बताना है। ये सो व्हाट में आपने बताना है, ठीक है। और अगर अब आपने ना अपने पेपर के ऊपर, अब ये नहीं कि आपने सारा कुछ जो है ना आपने पूरा व्हाट डू वी नो में आपने पूरा लिटरेचर रिव्यू लिख देना है। याद रखिए यू हैव अ लिमिटेड वर्ड काउंट। आपने इंट्रोडक्शन 1200 से 1500 के बीच में वाइंड अप करना है, ठीक है। ये इनिशियल के कोई 3-4 सफे होते हैं जिसपे सारा कुछ इन 5 थीम्स के ऊपर जवाब देना है। कोई रिसर्चर इस थीम को सारे लोग इस थीम इसी तरह इन थीम्स को फॉलो नहीं करते। कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतने मतलब दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस कि वो कोई भी थीम को पहले ऊपर लेके आके वहां से काम स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग किसी 2 थीम्स को मर्ज कर लेते हैं आपस में, ठीक है। तो आप, क्योंकि हम लोग इस स्टेज पे काम कर रहे हैं, हम अगर इन्हीं 5 थीम्स को इंडिविजुअली एक एक करके एड्रेस करेंगे
तो हम बड़े आसानी से जो है ना अपना पेपर एक क्राफ्ट लिख देंगे, मतलब एक रफ ड्राफ्ट लिख देंगे, एक क्राफ्ट कर लेंगे उसको। जो आप वक्त के साथ डेवलप होते जाएंगे तो आपको इन 5 थीम्स को आपको मतलब शायद आप उसमें से 3 थीम्स के ऊपर काम कर लें। सबसे ज्यादा 3 थीम्स जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू वी नो, व्हाट डू नॉट वी नो एंड सो व्हाट। इन तीनों चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखना है आपने अपने पेपर में। आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, मेजॉरिटी चंक जो है ना वो इन 3 थीम्स पे होगा। लाइंस शेयर जो है ना वो ये 3 थीम्स ले लेंगी, और इन 3 थीम्स में जो लाइंस शेयर है वो सो व्हाट वाली थीम ज्यादा रहेगी। तो जितना जितना आप टाइम पास होता जाएगा उतना आप गोल्ड स्टैंडर्ड अचीव करते जाएंगे। तो मतलब ये एक रात में नहीं आपको कोई थीम बता सकता कि आपने इसी तरह काम करना है। बस ये एक बेस के ऊपर रख के आप इसको आइडेंटिफाई करके इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन थीम्स की हेडिंग देके इनका जवाब नहीं लिखना कि आपने सबसे ऊपर ये हेडिंग दे दी और उसके ऊपर आपने नीचे ये जवाब लिखा। ये थीम्स कहीं भी लिखी भी नहीं होती, ये सिर्फ आपके थीम्स जो रिफ्लेक्ट होती हैं आपके इंट्रोडक्शन में। आपके इंट्रोडक्शन में ये 5 थीम्स रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सो व्हाट, तो आपको पता हो जी ये दिस इज द क्वेश्चन जो इस बात पर। हाँ, ये हो सकता है कि हम इनके पैराग्राफ अलग-अलग कर सके, हेडिंग ना दे। नहीं, मतलब आप पैराग्राफ एक में भी मतलब ये सिग्निफिकेंस और व्हाट डू वी नो एक में कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग्स तो देनी नहीं है, मतलब आप ये आपका राइटिंग स्टाइल है कि आप किस तरह चल रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आपका मतलब सो व्हाट में आप जो है ना आप 4 पैराग्राफ लिखने, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आपने खुद डिवाइड करना है कि मतलब 1500 से 1200 से 1600 वर्ड्स के बीच में, 1600 बहुत ज्यादा है, 1200 से 1400 के बीच में आपने किस सीक्वेंस के साथ काम करना है। ठीक है। आपको अमर भाई एक सैंपल पेपर पढ़ा देता हूँ कि मतलब अगर हम इसको देख लें, काफी हेल्प मिल जाएगी सैंपल पेपर से। ये एक लेटेस्ट पेपर है, मतलब मैंने ये जानबूझ के एक पेपर वो निकाला है कि जिसमें हम भी एक मोटिवेशन ले लें। ये मेरा दोस्त है, मतलब आमिर भाई, और ये मतलब अभी एमएस के अंदर उसने ये पेपर लिखा है और बड़ा अच्छा पेपर लिखा है। मतलब ये कोई कदगन नहीं है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, ये कोई भी शर्त नहीं है कि आपको ये आना चाहिए या वो आना चाहिए फिर आप पेपर लिख सकते हैं। आप अगर मोटिवेटेड हैं, आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप पेपर कहाँ से लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे। इसके बाद मुझे बताइएगा, मैं कुछ आपको इश्यूज बताऊंगा कि जो लोग मतलब इंट्रोडक्शन में करते हैं जो नहीं करने चाहिए, जिनसे एहतियात जरूरी है। अब हम इसको देखते जाते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कौन सी थीम के ऊपर बात कर रहे हैं। ये पेपर बेसिकली, इसका ये मॉडल भी आप देख लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये देखिए, ये एक पेपर है, एक इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, उसका ही पेपर है ये। और ये आमिर भाई आप ये देखिए कि अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर आईवी से स्टार्ट करना है, डीवी से स्टार्ट करना है, कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, फोकल वेरिएबल क्या है। देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने किस कॉन्टेक्स्ट में पेपर लिखना है, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप आईवी से स्टार्ट करें, आप डीवी से स्टार्ट करें। लेकिन मतलब अगर आप मुझसे टिप पूछें, तो जिसको कहते हैं आप ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, तो वो यही है कि मतलब जो आप मतलब अगर आईवी 3 है और डीवी 1 है, तो फिर आप डीवी से स्टार्ट कर लें। अगर 3 डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक आईवी है, मतलब जो आपका फोकस है वो वेरिएबल जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है, और जो कम हो, मतलब नंबर्स में कम हो, 1 हो तो ज्यादा बेहतर है, वहां से स्टार्ट करें। अब इस केस में देखिए, मीनिंगफुल वर्क का साइबर लॉफिंग, अब उन्होंने साइबर लॉफिंग से स्टार्ट किया क्योंकि उनका इंटरेस्ट साइबर लॉफिंग है। याद रखिए, जो आपने जिस वेरिएबल से स्टार्ट किया, तो फिर पूरे पेपर में उस वेरिएबल की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। यानी कि आप एक तरफ आपका डोमिनेट जो है ना वो साइबर लॉफिंग है, और अगले पेज पे चले जाए तो मीनिंगफुल वर्क डोमिनेट कर रहा है, फिर आपका इफेक्टिव कमिटमेंट डोमिनेट कर रहा है। एक जो वेरिएबल आपने, जिसको फोकल वेरिएबल, इसीलिए उसको फोकल वेरिएबल कहते हैं क्योंकि पूरे पेपर के अंदर फिर उसी की थीम चलती है, फिर आप उसी के लिहाज से उसके इर्द गिर्द काम करते हैं। तो आप चेंज ना करें कभी ये और कभी वो, मतलब इस तरह। अब ये देखिए, इनने साइबर लॉफिंग से पेपर स्टार्ट किया। वो आपको 5 थीम्स याद है ना, कि सिग्निफिकेंस, व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन, व्हाट इज मिसिंग, सो व्हाट और सिग्निफिकेंस। ठीक है, यहां से पढ़ते हैं।
Cyber loafing refers to the employees surfing of organization internet for personal non-work related purpose such as checking headlines, online shopping, personal emails, online gambling, accessing pirated materials and viewing pornographic videos during office hours. तो ये आप साइबर लॉफिंग के बारे में स्टार्ट हो रहा है काम. अब ये सिग्निफिकेंस उस वेरिएबल के बारे में, उस वेरिएबल का इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि साइबर लॉफिंग ये है, साइबर लॉफिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में सारे बात करते हुए चल रहे हैं. यानी कि उसने ये डेफिनेशन से शुरू किया अपने साइबर लॉफिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरिएबल बताना शुरू किया. ठीक है, अच्छा ठीक है, कि वो वेरिएबल क्या है, मतलब उसके बीच में उसकी डेफिनेशन सारी चीजें आ सकती हैं और फिर उसमें क्या क्या काम हो रहा है. साइबर लॉफिंग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, ये बात उन्होंने बता दी. साइबर लॉफिंग इज व्यूड एज अ मोर डिस्ट्रक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस देन अदर टाइप ऑफ वेरिएबल्स, इनके बारे में उन्होंने बात बता दी. Therefore, organizations are increasingly putting in a place explicit policy, punishment system, and internet surveillance programs to counter cyber loafing. इसके बारे में ये बता चुके हैं कि साइबर लॉफिंग ये है, ये प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में ये काम कर रही हैं. तो ये मतलब पहली 2 थीम्स कवर हो गई. अब इसके बाद उन्होंने ये बताया है कि मतलब आमिर भाई मैं बिल्कुल मुख्तसर सी वो लाइंस पढ़ूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कहाँ से बात स्टार्ट कर रहे हैं. अब इसके बारे में उन्होंने ये तो पहली थीम के बारे में बताया. अब उन्होंने ये बताया प्रीवियस स्टडी हैव मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन. कौन सी? कि पुरानी स्टडीज ने अभी तक बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस की हैं. वो क्या की? यानी व्हाट वी नो, ये वो बात कर रहा है. ये दूसरी थीम्स के ऊपर बात हो रही है. दूसरी थीम, पहली थीम के ऊपर बात हुई, अब दूसरी थीम के ऊपर बात करते हुए अब वो तीसरी थीम के ऊपर आ रहे हैं. डिस्पाइट द ऑब्वियस डिस्ट्रक्टिव repercussions of cyber loafing for organization and the importance of intrinsic motivation for discouraging cyber loafing, only a handful of studies, मतलब only limited study of explored intrinsic motivation related factors in relationship with cyber loafing. ये कौन सी थीम को उन्होंने कवर किया है? जो मिसिंग है जी. yes. क्या चीज मिसिंग है? क्या चीज मिस है? पहले उन्होंने ये बताया इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉफिंग, फिर अभी तक स्टडीज ने क्या उसके बारे में बताया, अब उन्होंने ये बताया कि क्या मिसिंग है. ठीक है, इसके बारे में उन्होंने ये बात की है कि बड़ी लिमिटेड सी स्टडीज हैं. ठीक है ना, अब वो लिमिटेड स्टडी उनको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद वो आप जाएंगे अपनी अगली थीम की तरफ. टू एडवांस दिस लाइन ऑफ रिसर्च, सो व्हाट जो आपने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये देखिए उनने सारे वेरिएबल्स अब उसके बारे में बता रहे हैं. ठीक है, कि अब इसको जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसको एड्रेस करने का अब क्या फायदा होगा. टू एडवांस दिस लाइन ऑफ रिसर्च वी ड्रॉ ऑन अ रिसेंट थ्योरेटिकल डेवलपमेंट इन द कांसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्क. अब वो सारा कुछ जो है ना उस मीनिंगफुल पर्सपेक्टिव से बताते आ रहे हैं और यहाँ पे करते हुए उनने अपने ये देखिए अब ये 100 वर्ड की थीम चल रही है आमिर भाई, यहाँ से और ये देखिए आप ये यहाँ तक उन्हें उस थीम के ऊपर चले. अब ये अब इस स्टडी के ऊपर जो है ना अब उन्होंने यहाँ से सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी बताना चाह रहे हैं. मतलब अब वो उस स्टडी में वो क्या हो रहा है. ठीक है, जो आखिरी थीम को उन्होंने एड्रेस किया है, आखिरी थीम को एड्रेस उन्होंने सिर्फ ये 10 लाइनों में किया है. असल सारा चंक उन्होंने कहाँ पे लिया है? 100 वर्ड में. 100 वर्ड. ठीक हो गया. तो ये एक तरीकाकार है पेपर के बारे में. मतलब ये आपको मैंने बताई है कि पूरी की पूरी 5 थीम्स कवर हुई हैं. ठीक है, पहली थीम क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी. जब इन्हें सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी बात की तो उन्हें साइबर लॉफिंग के ऊपर बात की कि आजकल साइबर लॉफिंग जो है ना मतलब इसको आप जब मजीद पढ़ेंगे तो वो ये बताते हैं कि साइबर लॉफिंग जो है ना आप ऑर्गेनाइजेशन की न सिर्फ प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है बल्कि एम्प्लॉय की वेलबींग को इफेक्ट करती है और ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल जो है ना एथिकल चार्जेस के लिए और लीगल इफेक्ट उसके ऊपर ज्यादा होते हैं. तो जब बंदा साइबर लॉफिंग पे होता है तो वो इंटरनेट के अंदर मुख्तलिफ सी चीजें कर रहा होता है तो आपकी मतलब जो इसको कहते हैं लीगल इश्यूज आपके ऊपर बन जाते हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉफिंग. वो उन्होंने इस थीम में ये बताया है कि साइबर लॉफिंग को जो मैं अब एड्रेस कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जिसको आपको एड्रेस करना चाहिए. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि पास्ट स्टडीज ने बड़ा काम किया. तो वो कौन सी वाली थीम थी? सेकंड थीम. वो सेकंड थीम क्या थी? व्हाट हैज कि हम जानते क्या हैं ऑलरेडी बीन नोन.
क्या हम जानते हैं। और उसके बाद हम्म। उसके अगली थीम में उन्होंने बताया कि अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं उनने फॉर्मल मैकेनिज्म, उसके बाद रिजिड पॉलिसीज के ऊपर बात की है, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिव्स क्यों है, साइबर लॉफिंग बंदा क्यों करता है, वो किसी ने अभी तक, या बड़ी हैंडफुल अमाउंट ऑफ स्टडीज ने बात की है। तो ये उन्होंने तीसरी चीज को इसमें एड्रेस किया, वो है कि व्हाट इज मिसिंग, ठीक है, व्हाट इज रिसर्च गैप, व्हाट इज लुकोना, व्हाट इज शॉर्टकमिंग, कि जी आपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बात की है। यहाँ पे वो बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, वो अगर मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूं, ये देखिए आमिर भाई, ये यहाँ से आप ये देखिए, उन्होंने कहा प्रीवियस स्टडीज हैव मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन बाय एग्जामिनिंग द रोल ऑफ वेरियंस फॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। उसके ऊपर बात करते हैं कि साइबर लॉफिंग को कंट्रोल करना है। यहाँ पे वो अपना गैप पिच करते हुए जा रहे हैं, इस बंदे का रेफरेंस देते हुए उन्होंने ये कहा कि राइटली नोटेड दैट इट इज अनलाइकली टू काउंटर द साइबर लॉफिंग इशू थ्रू फॉर्मल कंट्रोल बिकॉज ऑफ लो विजिबिलिटी ऑफ द साइबर लॉफिंग एक्टिविटीज। यस, ठीक है, ये जो फॉर्मल कंट्रोल उसकी वजह से ही है। और इसमें उन्होंने ये कहा था, इसके आगे वो बात करते हुए कहते हैं कि जो फॉर्मल कंट्रोल है ये साइबर लॉफिंग को मजीद बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि अब आपके इदारे ने आप पे सख्ती कर दी है तो आप रिवेंज लेने के लिए साइबर लॉफिंग करें। तो क्योंकि साइबर लॉफिंग एक हिडन किस्म का बिहेवियर है, तो इसलिए वो बड़ी आसानी से बात कर रहे हैं। आप देखें हर जगह पे रेफरेंस है, ऐसा नहीं है कि बगैर रेफरेंस के लॉजिक नहीं दी जा रही। ठीक है, उन्होंने जो गैप पिच किया है वो रेफरेंस के साथ पिच किया है। ये देखिए 2017, 2018, 2011, 14, 19, 15, 17, 12 सारा रेफरेंस लेटेस्ट है, बहुत कम रेफरेंस बहुत पुराना मिलता है। ठीक हो गया। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके वेरिएबल में आपके मॉडल में 3 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, 5 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल आपके इंट्रोडक्शन में कवर होने चाहिए। अच्छा, सबका जिक्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई वेरिएबल, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए आमिर भाई कि आप किसी के सर पे थोड़ा मारे, ऑल ऑफ अ सडन आप वेरिएबल कहीं से जंप करवा दें। आपको सीक्वेंस के साथ मूव करते हुए अपना वेरिएबल बताना है। ठीक है, अब देखिए इस केस में कितने वेरिएबल है आमिर भाई? इस केस में मैंने देखा है 4 वेरिएबल हैं। 4 वेरिएबल हैं। अब मैं आपको चारों वेरिएबल को इंट्रोडक्शन में ही हाईलाइट करके बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि उसने किस थीम के अंदर इसको ज्यादा कवर किया है। ठीक, सारे इनने उस थीम के अंदर कहां पे कवर किया ये याद रखिए, 100 वर्ड के अंदर कवर किया है, क्योंकि मिसिंग के बाद आप 100 वर्ड की तरफ चले गए वो। अब देखिए 100 वर्ड में उन्होंने क्या कहा, पहला वाला वेरिएबल मैंने बताया था, टू एडवांस दिस लाइन ऑफ रिसर्च वी ड्रॉ ऑन अ रिसेंट थ्योरेटिकल डेवलपमेंट इन द कांसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्क। यस, ठीक है, ये मीनिंगफुल वर्क। अब जब आप मीनिंगफुल वर्क की बात करें तो आप उसकी डेफिनेशन भी बता दें कि व्हाट इज मीनिंगफुल वर्क। ठीक है, सेकंड काम, अब आप उनने क्या किया, उनने अपने मीडिएटर को आइडेंटिफाई किया। Moreover, to gain a deeper insight into the relationship between meaningful work and cyber lofting, we propose that effective organization commitment. अब effective organization commitment का भी जिक्र इंट्रोडक्शन में ही हुआ है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन और सारा कुछ उन्होंने बताया कि what is effective organization commitment is an employees emotional attachment to identification with and involvement in the organization। ये उसकी डेफिनेशन बता दी। ठीक है, वो भी रेफरेंस के साथ बता दी। अब तीसरा वेरिएबल आप कहेंगे वो मिस है, वो ही है। तीसरा वेरिएबल क्या था उनके यहाँ, LMX, लीडर मेंबर एक्सचेंज। उन्होंने कहा फाइनली द प्रेजेंट वर्क ड्रॉ ऑन द लीडर मेंबर एक्सचेंज LMX थ्योरी, और उसके ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा टू प्रपोज LMX एज अ मॉडरेटर ऑफ दिस रिलेशनशिप, सी फिगर 1। ये देखिए चारों के चारों वेरिएबल और उन्होंने बता दिए कहाँ पे, इंट्रोडक्शन में। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब उन्होंने ये पेपर कैसे बिल्ड किया हुआ है, अब आप इस बात को देखिए। इन चार वेरिएबल को उसने बेसिकली अपने जो फोकस वेरिएबल के साथ अटैच करके उसको अटैच, डेफिनेटली देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली। आपने साइबर लॉफिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात की, आपने देखा होगा उन्होंने ये बात की थी कि साइबर लॉफिंग जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, साइबर लॉफिंग के नुकसानात हैं, साइबर लॉफिंग बता दिया, पास्ट स्टडीज ने क्या किया वो बता दिया। फिर जब उन्होंने बताया कि जी साइबर लॉफिंग की इंट्रिंसिक मोटिवेशंस नहीं देखे, इंटरनल मोटिव्स नहीं देखे साइबर लॉफिंग के। अब ये देखिए ये सारे उस इंटरनल मोटिव्स के साथ निकलते हैं। आपका मीनिंगफुल वर्क, आपका इफेक्टिव कमिटमेंट, मतलब आपके फॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म से ये हट गए। अगर फॉर्मल कंट्रोल पॉलिसी कोई नहीं है, ये सारे रिलेशनशिप और फीलिंग्स के ऊपर चल रहे हैं।
ठीक है, कि किस वजह से आप साइबर ब्लॉकिंग, तो ये उसी थीम के साथ आगे चल रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दैट्स गुड, बिल्कुल। मतलब ये अब आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन में खाली जो है वो एक वेरिएबल को लोग गलती करते हैं। लोग ये गलती करते हैं कि वो इंट्रोडक्शन के अंदर ये सोचते हैं, जो मिसकंसेप्शन है अबाउट इंट्रोडक्शन है, वो ये कहते हैं कि इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट, आप स्टोरी, मतलब मैं अपनी बारे में, मतलब मैं अपने अल्फाज लिखूंगा। यार यस, दिस इज स्टोरी टेलिंग। इंट्रोडक्शन इज फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ड्रामा। आप पहली दफा इंप्रेशन बनाते हैं, लेकिन आपको इंप्रेशन विद लॉजिक, विद रेफरेंस बनाने पड़ते हैं। जितने ज्यादा आप रेफरेंस के साथ काम करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप अपने अल्फाज में लिखते हैं लेकिन रेफरेंस से सपोर्ट लेते हैं। एक मिसकंसेप्शन ये है कि हम अपने अल्फाज में लिखेंगे तो रेफरेंस नहीं देना, नहीं रेफरेंस देना है। सेकेंडली, जो लोग गलती करते हैं इंट्रोडक्शन में, वो क्या करते हैं, वो ओवर प्रॉमिस करते हैं बहुत ज्यादा चीजें। ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करना आपने इंट्रोडक्शन रेलिवेंट और रियलिटी बेस्ड रखना है। ये नहीं आपने बताना कि जी आप इंट्रोडक्शन में आप बता रहे हो कि जी इसके बाद जो है ना, ये जो इंट्रोडक्शन है इसको पढ़ने के बाद आप कोरोना वायरस से निजात पा जाएंगे। पता चले आगे जाके कि ऐसी कोई चीज नहीं है। तो जो रेलिवेंट है वही लिखना है, ओवर प्रॉमिस नहीं करना। हम मार्केटिंग में एक बात करते हैं कि जो स्मार्ट कंपनीज हैं, जो जितने भी इफेक्टिव और स्मार्ट कंपनीज हैं, वो उतना प्रॉमिस करती हैं जितना वो डिलीवर कर सकती हैं, और डिलीवर वो उतना करती हैं जितना उन्हें प्रॉमिस किया होता है उससे ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर बंदे की जो है ना वो एक्सपेक्टेशन हर्ट नहीं होती है। आपने इंट्रोडक्शन में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा सेट कर दी और आगे जाके कोई गड़बड़ हो गया काम, तो फिर भी मसला होगा। तो इंट्रोडक्शन राइट लेवल पे आपकी एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, नाइदर टू हाई नॉर टू लो। बिल्कुल ठीक। अगर बहुत हाई सेट करेंगे आप मीट नहीं कर पाएंगे तो भी मसला है, अगर बहुत कम सेट करेंगे फिर लोग पढ़ेंगे ही नहीं आगे। तो इसलिए इसको बड़ा विजिलेंटली ये पार्ट जो है ना इसको आप देखना है। आप इस तरह के 3-4 पेपर पढ़ें, आप उसके आराम से उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या थीम चल रही है। ठीक हो गया। एक आपने ओवर प्रॉमिस नहीं करना, और सेकेंडली फोकस, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो फोकस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई 3,500 वर्ड लिख दिए, 2500 वर्ड्स लिख दिए, 2600 वर्ड्स लिख दिए। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। फोकस के लिए आपने कम से कम अल्फाज में मैक्सिमम बात करनी है। लोग मुझे कहते हैं सर रिसर्च में ना सबसे मुश्किल चैप्टर जो है ना वो कौन सा है, लिटरेचर रिव्यू। क्योंकि हमें वो, भाई सबसे मुश्किल चैप्टर लिटरेचर रिव्यू होगा आपके लिए, लेकिन सबसे मुश्किल चैप्टर याद रखिए आमिर भाई इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्योंकि सारा कुछ सारा तय करता है। क्योंकि जब आपने इंट्रोडक्शन लिखा तो फिर आप एब्स्ट्रैक्ट बहुत आसानी से लिख लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कोई इतना मसला नहीं है। इंट्रोडक्शन जो फॉर्मल आपका पेपर स्टार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये सारा कुछ तय करेगा कि आपने आगे क्या करना है, क्या नहीं होगा, रीडर कैसे लेके चलेगा, रीडर को कन्विंस करना है। आपने पूरे, मतलब जो पिक्चर बनाने से पहले ना उसका फ्रेम बनाते हैं। देखिए आप किसी पिक्चर कैप्चर करते देखें तो आप जितनी भी आप रैंडम पिक्चर कैप्चर करते हैं ना तो वो उसमें ब्लर पिक्चर ज्यादा आई होती हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कोई एक अच्छी पिक्चर तुक्के पे ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपने रैंडम पिक्चर्स ली होती हैं तो उसके ब्लर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप देखिए एक अच्छा फोटोग्राफर जो है वो 5 से 6 मिनट पहले लेता है उसको फ्रेम को कैप्चर करने में, फिर वो एक क्लिक तो एक दफा ही करना है ना। तो ये इंट्रोडक्शन उस फ्रेम को बनाता है सारे के, कि आपने कहाँ क्या बाउंड्रीज हैं, किस अंदर आप रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। आप क्यों, देखिए आप इफेक्टिव कमिटमेंट का जिक्र यहाँ पे क्यों किया, आपने कोई और वेरिएबल क्यों नहीं लिया, वो आपको उस रेफरेंस के ऊपर उस इंट्रोडक्शन के अंदर जाके बताएगा। सही है। तो आमिर भाई मेरा ख्याल है, आई होप के आपको समझ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन भी आई है। इतना कंफ्यूज था मुझे, आप बिलीव मी कि ऐसी वो टिप मिल गई हैं और ऐसी हेडिंग्स मिल गई हैं जिसके थ्रू मैं अपने, आप इंट्रोडक्शन को आप 10 बार कह रहे थे, मुझे लगता है मैं इंशाल्लाह 5-6 दफा लिखने के बाद अपनी इस थीम्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये बहुत बहुत हेल्पफुल आपका ये जो आपने मुझे नहीं पता था ये 5 थीम हमने इस तरह कवर करने होंगे जी। तो मुझे इससे काफी हेल्प मिली जी, थैंक यू आमिर भाई। ये भी याद रखिएगा कि लाजमी नहीं है, मैं पहले भी इसको रिपीट कर दूं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि लाजमी नहीं है कि आप जितने भी पेपर पढ़े उनको ये 5 थीम्स आपको 1 बाय 1 नजर आने लगेंगी। कोई थीम्स की मतलब जिसे कहते हैं ऑर्डर भी चेंज हो सकता है और कोई थीम मिस भी हो सकती है, आप उस पर परेशान ना हो। लेकिन ये आपको तीनों जो जितने आप आस्ता आस्ता बढ़ते जाएंगे, आगे काम करते जाएंगे, देखिए लोग 600 वर्ड्स का भी पेपर लिखते हैं। मैं एक जर्नल मुझे पता है
टोटल 800 वर्ड्स मांगता है वो, अब वहां पे भी इंट्रोडक्शन होता है, तो आपको फिर उतना नैरो चलना पड़ता है। तो जितना आपका असल मसला है कि आपने सिर्फ 3 चीजों का जवाब लाजमी देना है, और 3 में से भी इंपॉर्टेंट जो है ना वो व्हाट इज मिसिंग और सो व्हाट, ये जब तक आप जवाब नहीं दे पाएंगे तब तक पेपर आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे रीडर को। और रीडर याद रखिए एडिटर भी हो सकता है, रिव्यूअर भी हो सकता है, और आपका जो ऑडियंस है। अगर आप मुझसे पूछेंगे टिप बता दें, मैं आपको वो पेपर भी शेयर कर दूंगा। आप अपना इंट्रोडक्शन उसी तरह करें जो हमने एब्स्ट्रैक्ट में कहा था। आप अपना इंट्रोडक्शन लिखें और 6 एकेडमी जो आपके लोग हैं जानने वाले, जिनको आपकी रिसर्च का नहीं पता कि आपके आईबीपी मीडिएटर मॉडरेटर, उन 6 लोगों को भेजें और 6 लोगों से पूछें कि आप उन 6 लोगों के जवाब पूछें। अगर 6 लोगों के 3 सवाल, 6 लोगों से 3 सवाल पूछें कि आपको क्या लगता है कि मैं किस गैप को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, और आपको क्या लगता है कि ये क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और आप उनसे ये भी पूछें कि व्हाट यू परसीव कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या है। अगर वो तीनों का जवाब आपस में अलाइन हुआ और वो जवाब जो आप सोच रहे थे उसी तरह का हुआ, तो यस यू आर डन, ठीक है, आपने अपने काम कर लिया। लेकिन अगर वो तीनों के 6 का जवाब भी आपस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं हुई, और वो जो बताना चाह रहे हैं और आप जो सोचना चाह रहे हैं उसमें कोई रब्त नहीं है, मतलब फ्लक्चुएशन ज्यादा है, रिफ्ट ज्यादा है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दोबारा बैठ के इंट्रोडक्शन को फिर से लिखिए। और अगर किसी चीज के बारे में आप मुझे फॉर्मूला पूछें कि रीराइट किस चीज का फॉर्मूला, तो वो इंट्रोडक्शन का। जब जितनी दफा आप लिखेंगे उतनी दफा आप बेहतर लिखेंगे। ठीक हो गया जी आमिर भाई? ठीक हो गया सर। जब आप सारा पेपर कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल सबमिशन से 1 आवर और 2 आवर बिफोर दोबारा इंट्रोडक्शन को देखिएगा, दोबारा बेहतर होगा। इंट्रोडक्शन वो है जो हर दफा बेहतर होना चाहिए। ठीक। आमिर भाई इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, बहुत हेल्पफुल वीडियो थी आपकी, बहुत हेल्पफुल डिस्कशन थी। रमजान करीम चल रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। न सिर्फ मुझे दुआओं में याद रखिएगा बल्कि इस मुल्क को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इस इंसान आलम इंसान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि ये जो रमज़ान का महीना अल्लाह ताला को बड़ा प्यारा है, और अल्लाह ताला इस रमज़ान में अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है। और हम जिस जो बीमारी हमारे हम पे आन पड़ी है, मैं ये दुआ करता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह ताला ने अगर इस पे कोई आजमाइश हमारे लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इस आजमाइश को इस्तिकामत के साथ और सब्र के साथ गुजार दें। अगर इम्तिहान है हमारे पे, तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम इस इम्तिहान में सरखुरू हों। अल्लाह गॉड नोज बेटर कि ये क्या है। तो बस हर सूरत में हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें सालेहीन में ही रखे, जिन लोगों ने फलाह पाई हम उन्हीं में रहें, हम उस तरफ ना चले जाएं जो गुमराह हुए। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। और अगली वीडियो हमारी लिटरेचर रिव्यू के ऊपर होगी, और ना सिर्फ लिटरेचर रिव्यू के ऊपर, फिर हम मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें आप खाली पेपर लिखना नहीं, हम उन बारे में भी बताएंगे, हाउ टू गेट योर पेपर पब्लिश्ड, क्या क्या चीजें हैं कि आप अपना पेपर कैसे पब्लिश करा सकते हैं। तो इंशाल्लाह उन चीजों के बारे में भी हम बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच आमिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।